आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क और वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम वर्क डन का फॉर्मूला देख लेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, अगर वो पैरेलल हो एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंस भी हो, इक्वल डिस्टेंस पर बनी हुई हो और पैरेलल हो, तो इस तरह बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और अगर मान लो नॉन पैरेलल लाइन्स हो, इस तरह ये कुछ भी हो सकती हैं, कन्वर्जिंग हो सकती हैं, डाइवर्जिंग हो सकती हैं, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। एक चीज़ और है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होती हैं वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की अब यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यहाँ पर देख लेंगे और ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बताया मैंने कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं या डेंसर होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो होती है। इसके बाद हम सीखते हैं कि टॉर्क किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, साथ साथ इक्वी डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो हमने पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। इसमें हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इस पोजीशन पर रखा हुआ कंसिडर कर सकते हैं कि इनिशियली कुछ एंगल के साथ रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल वही होता है जो कि दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस से मिलकर बना होता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल होती है। सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2a होती है हमेशा, हम 2a ही मान के चल रहे हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड दिस इज द सेंटर O। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं हम m। अब यहाँ पर आप देखें कि मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज रखा है और उस साइड हमने नेगेटिव चार्ज कंसिडर करके रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल का ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ पर ये जो सोर्स चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट किस तरह से करेगा, फॉर्मूला हमने देखा E इज इक्वल्स टू F/Q0 होता है। तो हम अगर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो QE हो जाएगा, ये Q0E। अगर हमारे पास चार्ज Q है तो QE हो जाएगा, अगर हमारे पास चार्ज Q0 है तो Q0E हो जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर देखें F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस QE फोर्स लग रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज द माइनस QE। यहाँ पर हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखते हैं, इस डायरेक्शन में हो जाएगा F इज इक्वल्स टू QE। अब पॉजिटिव क्यों आया, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव से तो दूर जाना चाहेगा और नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स इसी डायरेक्शन में आगे लगेगा, इसलिए हमने डायरेक्शन को भी यहाँ पर कंसिडर कर दिया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है। नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए नाम अगर F1 मान लो और इसको F2 मान लो तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू QE है, इसकी वैल्यू माइनस QE है, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सो नेट फोर्स इज 0। किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्या कुछ मोशन होगा क्या, देखते हैं। अब जैसे कि मान लो आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो, क्या कर रहे हैं हम, इस पे इधर वाला ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऊपर वाला जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर उधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, घूमने की टेंडेंसी आ जाएगी। किस तरह से, यहाँ पर मैं इस पर इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ एक उधर, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये रोटेट हो जाता है, इसके पास रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाती है। और जब रोटेट होने की टेंडेंसी आती है तो यहाँ पर एक टॉर्क या फिर कपल आ जाता है। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, साथ ही साथ डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं। तीन कंडीशन है, इक्वल मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर होना चाहिए, दोनों फोर्स आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर कंडीशन हो रही है क्या एक्ट होने के लिए, कपल एक्ट होने के लिए या फिर टॉर्क लगने के लिए। तो टॉर्क चीज़ क्या होती है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हो एक फोर्स हमारे पास इधर डायरेक्शन में लग रहा है क्यू, दूसरा फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन लग रहा है माइनस क्यू। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या ये कंसिडर की जा सकती है क्या, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी एम के इक्वल है। सो बी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या हो जाता है, फोर्स। फोर्स यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं, इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि बी एम। अच्छा फोर्स देख सकते हैं आप, दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। जो माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से हम अगर फोर्स को कंसिडर करें मैग्नीट्यूड वाइज तो एफ इज इक्वल टू क्यू ही लिख सकते हैं। आप देखें यहाँ पर अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते इस ट्राइंगल बी एम ए में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बी एम है और हाइपोटेनियस इसका ए बी है, ठीक है, हाइपोटेनियस ए बी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी एम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे हम 2a से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जाएगा 2a साइन थीटा। सो बी एम के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 2a साइन थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2a साइन थीटा। Q 2a दोनों जब भी मिलते हैं तो ये बन जाता है P। P मतलब कि मोमेंटम, सॉरी P को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट E, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं उसको। तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप। एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। बस यहाँ पर अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करें तो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, या ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पर पी ई साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा को इस तरह से पी क्रॉस ई भी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि फाइनल हम फॉर्मूला निकाल रहे, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, वेयर पी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और ई जो है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास टॉर्क का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को P की डायरेक्शन में रखें। तो P की डायरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हमारा A पॉइंट पर है, पॉजिटिव चार्ज हमारा B पॉइंट पर है, तो उस डायरेक्शन में सबसे पहले फिंगर्स को इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स को E की तरफ ले जाओ, जैसे कि आपने फिंगर सबसे पहले Q की तरफ रखी हुई है या P की तरफ रखी हुई है, P मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स को E की डायरेक्शन में ले जाओ। जब ऐसा आप कर रहे हो, अपनी फिंगर्स को अंदर बंद कर रहे हो, तो थंब कहाँ शो कर रहा है, प्लेन के इनवर्ट डायरेक्शन में। अच्छा अब यू कहोगे सर हम ऐसे कर ले, नहीं, ये डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि P की डायरेक्शन ये है। और अगर आप फिंगर्स को अंदर की तरफ बंद करोगे तो यहाँ पर किसकी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, अपोजिट टू द ई तो उस डायरेक्शन में, तो आपको उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को बंद करना है। सो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, किस डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो इस प्लेन के इनवर्ट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट हो रहा है। अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं, जैसे कि मान लो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज मान ले बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, तो इंटेंस ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, बी से लेके ए की तरफ हो जाएगी। सो हम फिंगर्स को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, फिंगर्स को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अब आप हम कह सकते हैं कि हाँ किस डायरेक्शन में बंद कर रहे हैं हम, ई की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को अंदर की तरफ बंद कर रहे हैं तो थंब का इंडिकेट कर रहा है इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो टॉर्क विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन टू दिस प्लेन, प्लीज प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट होगा, इस तरह से हम कह सकते थे। तो हमने क्या पता कर लिया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टॉर्क की डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, हमारा जो राइट हैंड रूल होता है उसके हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे। अब कुछ स्पेशल केस है,
स्पेशल केस समझ लेते हैं, जैसे कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री मतलब कैसा केस देखने को मिलेगा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। तो आप ये देखें क्या इसके पास रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है जहाँ से कोई बॉडी दूसरी स्टेट में चेंज होने को बिल्कुल नकार दे, होना ही ना चाहे, तो स्टेबली है, स्टेबल रखी हुई है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लें आप, सोर्स चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये पॉजिटिव किसके थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है? इस नेगेटिव के थ्रू, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो घूमने की टेंडेंसी इनके पास पूरी खत्म हो चुकी है। फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। टाउ का फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा, पी एज इट इज रहेगा, ई भी एज इट इज रहेगा, साइन थीटा में एंगल की वैल्यू क्या रख देंगे? 0, और साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो इस कंडीशन में कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। और देख सकते हैं बॉडी किस में रखी हुई है, हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। सेकेंड केस समझते हैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या हो गया? जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हमारे पास टाउ की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे पी ई साइन थीटा, साइन 91 होता है, तो यहाँ पर आ जाए केवल पी ई, और इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होने वाली है। और इस कंडीशन में मैक्सिमम होगी कैसे? इसको सिचुएशन में आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज मान लो आप, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज मान लें, तो यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, तो यहाँ पर आप अगर आप एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन इसके पास क्या चीज़ हो जाएगी? रोटेट होने की टेंडेंसी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये वाली कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में टॉर्क क्या होने वाला है? मैक्सिमम होगा। किस केस में? जहाँ पास जो एंगल है वो कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। फिर थर्ड केस देखते हैं हम, एक केस और है जिसमें कि थर्ड केस और है जिसमें कि थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अगेन 0 हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे पी ई साइन थीटा होगा, और 180 डिग्री पे ये वैल्यू अगेन क्या हो जाती है? 0, तो टाउ भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आई है इसकी? 0 आई है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है इसकी? पी आई है। तो मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की कब होगी? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, उन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आने वाली, और मिनिमम क्या हो जाएगी? 0। और 180 डिग्री के केस में आप इसका जस्ट क्या कर लें? अपोजिट कर लें। अब ये माइनस क्यू चार्ज जो है इधर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज जो है इसके प्लेस पे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। अब आप यूँ कहेंगे कि देखो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा भैया? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। और रिपल्शन भी किस डायरेक्शन होगा? इसी डायरेक्शन में। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और सेम ही पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। जिस पॉइंट पर ही हो रहा है, जिस इसी पॉइंट पर ही हो रहा है। अगर सेम पॉइंट पर एक्ट होते तो कपल की जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, मतलब अलग अलग पॉइंट पे एक्ट होना चाहिए था। अगर अलग अलग पॉइंट पे एक्ट होते तो इसके पास अगेन किस चीज़ की टेंडेंसी आ जाती? रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में कि दोनों जो फोर्स है वो सेम ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रोटेट होने की टेंडेंसी खत्म हो गई। इस तरह से यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। तो टॉर्क 0 कब होता है? जब बॉडी रोटेट नहीं हो पाती है। और टॉर्क कब मैक्सिमम होता है? जब बॉडी के पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है रोटेट होने की। सो दिस टॉर्क गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंडेंसी टू रोटेट अ बॉडी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ तो हमने निकाले कि टॉर्क किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बस एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब वर्क डन अगर हमें करना हो या वर्क डन अगर हमें मिले तो किस तरह से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं उस वर्क डन की वैल्यू को। या फिर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके अंदर अगर एनर्जी स्टोर होती है तो किस तरह से एनर्जी स्टोर होगी, वो भी चीज़ समझ लेते हैं। क्योंकि एक बार बताओ, जितनी हम वर्क डन करेंगे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो पाएगी। सेम इसी सिचुएशन में जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास बी है। यहाँ पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो लगेगा वो क्यू ई लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो लगेगा माइनस क्यू हो जाएगा।
दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहते हैं इसको रोटेट कराने में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो इनिशियल पोजीशन अगर ये मान के चल रहे हैं हम, तो इसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत ही स्मॉल। बहुत ही स्मॉल मतलब कि छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बॉडी को क्या करा रहे हैं हम, रोटेट करा रहे हैं। देखो यहाँ पर वो किसी भी पोजीशन में होगा, स्टेबल अनस्टेबल कोई से भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। हम तो क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में इसको शिफ्ट करा रहे हैं, तो उसमें हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर इसको देखो कि नेगेटिव चार्ज शुरुआत में ऐसा रखा हुआ था, ये आप मान लें कि नेगेटिव की चार्ज है, ये मान लें कि पॉजिटिव की चार्ज है, इस तरह से रखे हुए हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चलो ऐसा मान लो कि नेगेटिव पॉजिटिव के पास में रखा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास में रखा, तो स्टेबली रखे हुए हैं। अब स्टेबिलिटी से हम अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। तो वर्क यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा के इक्वल। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट रोटेट कराते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाता है टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे टाउ डी थीटा रख दिया। टाउ की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पी साइन थीटा, तो टाउ के प्लेस पे यहाँ पे पी साइन थीटा रख देंगे, दैट इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करना है हमें, ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल किए हैं। टू फाइंड द कंप्लीट वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे 0 से लेके w कहाँ, यहाँ पे θ1 से लेके θ2, वेयर θ1 इज द इनिशियल पोजीशन और θ2 जो हमारी फाइनल पोजीशन जहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करवा दिया। जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उससे हम इंटीग्रेशन से बाहर भेज देते हैं। dw का इंटीग्रेशन करा देते हैं, सबसे पहले w आएगा, लिमिट होगी 0 से लेके कैपिटल W तक। यहाँ पर p और e को हमने बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन के अंदर θ1 से लेके θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। इधर लिमिट पुट कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, केवल और केवल w बचने वाला है। इधर p एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर θ1 से लेके θ2 तक हो जाएगा। माइनस के साइन को बाहर भेज देंगे तो माइनस पी ई। लिमिट किस तरह से रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे अपर लिमिट आ जाएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट। चाहो तो माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो पी ई साइन कॉस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये होगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और याद रखें कॉस θ1 क्या है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, और θ2 क्या है, फाइनल पोजीशन है। अब इसमें भी एक दो स्पेशल केस देख लेते हैं कि कब ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी, कब कम एनर्जी स्टोर्ड होगी, कब हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, कब कम वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी स्पेशल कंडीशन निकाल लेते हैं। तो केस फर्स्ट, इनिशियली अगर मान लो स्टेबल कंडीशन में है, तो स्टेबल कंडीशन क्या होगी, जब एंगल कितना होगा हमारा 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होता है तो मैंने बताया था आपको स्टेबल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन θ1 0 डिग्री हो जाए और θ2 कुछ थीटा एंगल हो जाए। मतलब कि इनिशियली हमने यहाँ पर रख रखा था इस डायपोल को इस तरह से ही, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास स्टेबल कंडीशन में रखा है। इसको हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अनस्टेबल कंडीशन में ले जा रहे हैं, तो ये कुछ एंगल हो जाएगा थीटा, जैसे हम इस एंगल तक लेके गए। तो ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो कैसे निकालेंगे, देखो W इज इक्वल्स टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इनिशियल कंडीशन θ1 बराबर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब उसको स्टेबल से किसी सर्टेन एंगल थीटा तक लेकर जाएंगे तब। दूसरा कंडीशन और देख लेते हैं, केस सेकंड। थीटा मतलब कि क्या हो, इनिशियल कंडीशन हो 90 डिग्री की, मतलब कि मैक्सिमम अनस्टेबल है, उससे फिर हम उसको θ2 मतलब कि थीटा एंगल तक लेकर जाते हैं, तब कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा ये मिलेगा, समझ लेते हैं। पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा जाए क्योंकि θ2 के प्लेस हम थीटा रख रहे हैं, कॉस 90 हो जाता है 0, पी ई 0 माइनस कॉस थीटा, माइनस के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन जब भी नेगेटिव होता है तो वर्क हमें गेन हो जाएगा।
गेन हो जाना मतलब क्या है, देखना जैसे शुरुआत में इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में, तो ये स्टेबल है। अब जब हम उसको स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेकर जा रहे हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वर्क डन कर दिया है। अब जब भी हम इसे छोड़ेंगे या इस पोजीशन से किसी भी दूसरे एंगल पर लेकर जाएंगे तो हमें वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, हमें वर्क डन उल्टा मिल जाएगा। कैसे पता चला इस नेगेटिव साइन से, बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा नेगेटिव। तो ये सिस्टम ने हमें वर्क करके दे दिया है, तो जो हमें मिल रहा है वो वर्क डन कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो इस टाइम पे मतलब क्या कर रहे हैं हम, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो और उल्टा ही वर्क डन हमें दे रहा है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा टू बी स्टेबल। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये तो टॉर्क की वैल्यू निकालना सीख ली और उसके बाद फिर हमने वर्क डन फाइंड आउट करना सीखा। इसके बाद जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।